बच्चों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो बच्चों जानते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या जानकारी और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि कल आपको पता है नोटिफिकेशन आपका जो कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2024 है उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले बच्चों, ये जो वैकेंसी आई है टोटल 6 डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज है और अलग अलग यहाँ पर ब्रांच जो है वो एलिजिबल है। तो मैं बात करता हूं इस विज्ञापन संख्या 12/2024 की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर, ठीक है, कनिष्ठ अभियंता सिविल की यहाँ पर टोटल आपकी 36 वैकेंसीज है। कनिष्ठ अभियंता सिविल और वो भी डिग्री। अब डिग्री का मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पर केवल जिनके पास डिग्री है वो एलिजिबल होंगे, ठीक है। गैर अनुसूचित क्षेत्र का मतलब हो गया कि राजस्थान का एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर जैसे उदयपुर, प्रतापगढ़ ये वाले जिले आते हैं जहां पर क्या है थोड़ा सा आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, तो उसको टीएसपी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं। वहां 9 वैकेंसी है और उसके अलावा जितना पार्ट है वहां पर टोटल आपकी 27 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा की 5 वैकेंसी है अपने नॉन टीएसपी में और टीएसपी के अंदर हमारी 3 है, तो टोटल आपकी 8 वैकेंसी है। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल डिग्री की 21/2 यानी कि टोटल आपकी 23 वैकेंसीज है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक जो है 5, 1 और 6 है, ठीक है। तो जो मैं बता दूं आपको, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे वो यहां से क्वालिफाई करेंगे, इधर से, ठीक है। ये तो पर्टिकुलर रीजन की बात है, वहां पर वहीं के लोकल स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपकी टोटल सार्वजनिक निर्माण विभाग की कहानी हो गई। उसके बाद आपका आता है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जिसको जल संसाधन विभाग भी हम लोग कहते हैं। इसके अंदर कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री की जो है 101 वैकेंसीज है बच्चों, और जो गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है टीएसपी एरिया वहां 28 है, टोटल 129 वैकेंसीज है। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक की 97, 15, 112। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक यानी मैकेनिकल की भी अब बच्चों यहां पर आ गई वैकेंसीज, 4 वैकेंसीज हैं, ठीक है, चारों की चारों आ गई। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक ये डिप्लोमा की, वो डिग्री की है, डिप्लोमा की 10 वैकेंसीज है बच्चों। अच्छा मौका है मैकेनिकल वालों के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्योंकि डिप्लोमा के स्टूडेंट राजस्थान में और फिर मैकेनिकल से तो बहुत कम केस मिलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छा मौका है, ठीक है। उसके बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की अगर मैं बात करूं तो कनिष्ठ अभियंता सिविल के अंदर डिग्री धारक 15/2 17 हो गई टोटल। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक 135 वैकेंसीज है, 6 141 टोटल हो गई। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत, अब इसमें क्या दोनों ब्रांच जो है वो एलिजिबल है बच्चों, यानी यहां पर मैकेनिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है। इसका एग्जाम और बाकी मैकेनिकल का अलग होगा, है ना, इलेक्ट्रिकल का अलग होगा, और ये एक एग्जाम होता है जो कंबाइंड होता है, ये अलग होता है, ठीक है। तो टोटल आपको इलेक्ट्रिकल वालों को 2 पेपर देने पड़ेंगे, एक डिग्री का अलग होगा, ठीक है, डिप्लोमा का भी अलग होगा, और ये जो चीजें इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिग्री का अलग होगा और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा का अलग होगा, है ना। तो टोटल 4 पेपर हो गए इलेक्ट्रिकल के लिए, डिग्री डिप्लोमा, है ना, डिग्री डिप्लोमा उधर, और एक कंबाइंड जो वैकेंसी है उसमें डिग्री डिप्लोमा, ठीक है। टोटल 4 आपके हो गए। तो यहाँ 10-10 हो गया, यहाँ 46 और 43 टोटल 49 हो गए। उसके बाद स्वायत्त शासन विभाग के अंदर आपकी कनिष्ठ अभियंता सिविल की डिग्री धारक 55 है टोटल, ठीक है, 3 और 58 आपकी हो गई। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक की 14 हो गई, ठीक है। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक की, हाँ, ये कृषि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है जहां पर कोर सिविल की जो वैकेंसीज है डिग्री की वो टोटल 6 है, ठीक है। कोर डिप्लोमा की सिविल की यहां पर आपकी 22 है, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज विभाग जो है बच्चों यहां पर कनिष्ठ अभियंता सिविल एंड कृषि एग्रीकल्चर वाले भी यहां पर एलिजिबल है। डिग्री की जो टोटल वैकेंसी है वो 240 वैकेंसीज है, 41 आपके टीएसपी एरिया में, टोटल 281 है। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता सिविल जो है उसमें डिप्लोमा धारक की 157 वैकेंसीज है बच्चों, और 28 आपकी टीएसपी एरिया में, टोटल 185 है। तो अगर हम लोग टोटल करें तो 970 यहां पर आपकी टोटल जेईएन की वैकेंसी है गैर अनुसूचित क्षेत्र जो है नॉन टीएसपी में, और 141 आपकी टीएसपी में है। टोटल आपकी जो है 1111 वैकेंसीज है। तो
तो ये तो बच्चों हो गई वैकेंसी की बात। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर कुछ जो मेन पॉइंट्स है मैं उनकी ही बात करूंगा, है ना। पूरे नोटिफिकेशन को तो आप आराम से पढ़ लेना। सबसे पहला जो पॉइंट है, यदि कोई अभ्यर्थी कनिष्ठ अभियंता के अलग अलग संवर्ग के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद संवर्ग के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक पद संवर्ग के लिए, जैसे सिविल डिग्री है तो जिसने सिविल डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया, मान लो उसके पास डिप्लोमा भी है तो उसको सिविल डिप्लोमा के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर सिविल एग्रीकल्चर डिग्री अलग है तो डिग्री वाले के लिए उसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इनके एग्जाम्स भी जो है बच्चों अलग अलग दिन में होंगे। डिग्री अलग करना है, डिप्लोमा अलग करना है। जिसके बाद दोनों डिग्री है वो दोनों फॉर्म को एलिजिबल है, दोनों फॉर्म वो भर सकता है, क्योंकि दोनों के एग्जाम भी अलग अलग डे में होंगे और ऑफलाइन पेपर होता है बच्चों, ठीक है। उसके अलावा ये कह रहा है कि अभ्यर्थी उक्त पदों पर चयन के बाद जिस विभाग या बोर्ड में, जैसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग हो गया, जल संसाधन हो गया, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी हो गया, स्वायत्त शासन विभाग हो गया, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हो गया, या पंचायती राज विभाग में पद स्थापन चाहता है, उसे संबंधित विभाग की वरीयता। अब जैसे मान लो किसी ने जेएन सिविल से डिग्री से, या इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर लेता हूं कि जेएन इलेक्ट्रिकल से उसने फॉर्म भरा है ना डिग्री से, तो उसको इन डिपार्टमेंट्स की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी जहां जहां उसकी वैकेंसीज हैं, उसको फिर उसके हिसाब से वो मिल जाएगा, डिपार्टमेंट विभाग मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ये कह रहा है बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता के क्रम के आधार पर किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक विभागों की प्राथमिकता क्रम भरे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, एक बार आपने जो भर दिया वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये कहानी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये कह रहा है कि फॉर्म आपको भरना है ऑनलाइन जा करके, ठीक है, एसएसओ आईडी से भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, यहां पर एक बात आप ध्यान रखना कि एसएसओ आईडी खुद की होनी चाहिए, खुद की एसएसओ आईडी से ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। दूसरे की एसएसओ आईडी से फॉर्म मत अप्लाई कर देना, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, लिखा हुआ साफ साफ मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस है, आप जानते हो, वेबसाइट पर जाकर के या एसएसओ आईडी से आप जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उस तरीके से आप जो है भर सकते हो। फीस जिन्होंने जमा नहीं कराई थी, पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फीस जमा होती तो वो करानी पड़ेगी, वो पूरा एक प्रोसेस है पूरी, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं यहां पर। अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि जो भी सूचना आपको भरनी है बच्चों वो एकदम सही सूचना भरनी है, ठीक है। गलत सूचना भरोगे तो आप जो है, देखो यहां लिखा है आवेदक अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें, अन्य दूसरी एसएसओ आईडी से भरा गया आवेदन मान्य नहीं होगा। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है ना। और आगे ये कह रहा है कि आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुई है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है, और आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा, प्रीव्यू को, है ना, वो तो आप जानते हो इतने तो। उसके बाद मैं आगे बताऊं, ये समस्याओं से संबंधित है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है ना। जिन्होंने एक बार पंजीकरण नहीं कराया था उनके लिए फीस दे रखी है, वो आपको करानी पड़ती है वन टाइम के लिए, तो ठीक है। अब मैं कहूं कि इस भर्ती के प्रक्रिया के सामान्य में, हाँ ये यूं कह रहा है, ये चीज़ भी अलग है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो ओटीआर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपकी टोटल डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज हो गई, ठीक है, कि मतलब रजिस्ट्रेशन उसके रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, है ना, कि जो टोटल वैकेंसी थी उसमें रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। तो ये तो आप लोग सब जानते ही हो, ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ इसको, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट की वही रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है बच्चों। सिविल हो गया, डिग्री हो गया, देखो ये कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा है ना, डिग्री, ठीक है, इस तरीके से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसको तो आप देख ही लेंगे और देख भी लिया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है भाई, क्योंकि आप तो इंतजार कर ही रहे थे इतने दिनों से कि सर ये कब आएगा नोटिफिकेशन। जब इन्होंने डेट पहले से फाइनल कर रखी थी तो नोटिफिकेशन इनको देना ही था, और टाइम पर दे भी दिया बढ़िया से, ठीक है। तैयारी तो आप पहले से ही कर रहे हो बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये कह रहा है जो इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध मतलब नॉन टीएसपी के जो बच्चे हैं वो टीएसपी के लिए भी आवेदन कर सकेंगे, है ना। और यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में हो जाता है तो अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा। अप्लाई तो वो दोनों से कर देगा, है ना भाई, पूरे राजस्थान के लिए वो एलिजिबल है। जो टीएसपी एरिया के स्टूडेंट्स हैं वो पूरे राजस्थान की वैकेंसियों के लिए एलिजिबल है, तो वो अप्लाई तो दोनों की से ही करेंगे। बाद में उनसे मांग लेंगे कि भाई आप टीएसपी में जाना चाहते हो, नॉन टीएसपी में जाना चाहते हो, उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। वह अनुसूचित क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन
चाहता है तथा किस क्षेत्र में अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनुसूचित क्षेत्र के पदों के एवज में चयनित माना जाएगा। फिर उसको टीएसपी के हिसाब से जो है क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो टीएसपी का ही है। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों को केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। जो टीएसपी एरिया में है वहां पर लोकल जो स्टूडेंट्स है वही भर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अपनी श्रेणी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। बच्चों, फॉर्म भरने में गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये संशोधन नहीं देंगे, इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ, अभी आगे जाके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में उल्लेख नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको टीएसपी जरूर भरना है, अगर आप टीएसपी से हैं तो, नहीं है तो नहीं भरना फिर, है ना, ठीक है। बाकी ये रिजर्वेशन की कहानी है, इसको आप लोग जानते ही हो, ठीक है। उसके बाद ये कहानी कोई मतलब नहीं है, इनको छोड़ो, है ना। वो आप जानते हो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, है ना, सब जानते हैं बच्चे, आजकल सब तैयार रहते हैं, है ना। बस ये कि गलती आप फॉर्म वगैरह में मत करना, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अलावा आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये भूतपूर्व सैनिक वाला रिजर्वेशन हो गया, है ना, इसका भी कोई मतलब नहीं है, आप लोग जानते हो, है ना। बाकी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर देना। ये उनकी कंडीशंस दे रखी है ना, ये पूरी कंडीशंस है। ये दिव्यांग जनों का हो गया, है ना। उसके अलावा सारा ये मामला दे रखा है इन्होंने, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, ये अच्छा 37 आरक्षण की कहानी हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब यहाँ पर आता है अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं, ये विवाह की बात है, यहाँ इसको भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि विवाह है। हाँ, वेतन की मैं बात करता हूँ और फिर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता पर आता हूँ, ठीक है। सैलरी जो होगी बच्चों, वो राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन मान के अनुसार कनिष्ठ अभियंता पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देगा होगा, वही प्रोबेशन पीरियड आप जानते हो 2 साल का। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री के लिए भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्थ, है ना, तो सिविल में डिग्री होना चाहिए बस, ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान, वो तो आप पेपर दोगे तो राजस्थान जी के आएगा ये आपका, ठीक है। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमाधारी के लिए क्या होता है बच्चों, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियंत्रिकी में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभियंत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययन वृत्ति परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो, ठीक है। तो डिग्री के लिए डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। इसी तरीके से विद्युत के लिए इलेक्ट्रिकल में होगा, ठीक है। यांत्रिक मैकेनिकल में दोनों एलिजिबल हैं, तो जिसके पास मैकेनिकल है वो भी यहाँ के लिए अप्लाई करेंगे, अलग फॉर्म बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल के लिए अलग होगा, ठीक है। मतलब फॉर्म तो एग्जाम तो दोनों का सेम डे ही होगा, है ना, मैकेनिकल और इनका कंबाइंड ही पेपर होता है, ठीक है, जैसे एसएससी में होता है। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। फिर यांत्रिक डिग्रीधारी के लिए केवल डिग्री होनी चाहिए, है ना। फिर कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिप्लोमा के लिए मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। अब सिविल कृषि और ये डिग्रीधारी है पंचायती राज विभाग में, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में सिविल या कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री या राज्य सरकार या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अवस्था, तो डिग्री होनी चाहिए, सिविल में हो चलेगी, एग्रीकल्चर में हो चलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हिंदी का ज्ञान तो आप जानते ही हो, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर ये कह रहा है कि सर मेन समस्या जो आती है बच्चों को कि सर मतलब ये क्वालिफिकेशन कब तक होनी चाहिए। बहुत से बच्चों के मान लो किसी के फाइनल सेमेस्टर में ब्रेक है ना, या रह जाता है, एक आध पेपर रह गया, प्रैक्टिकल में रह गया, कुछ भी हो गया, तो सर उसका क्या मतलब यहाँ पर रखा गया है, तो मैं बता दूं आपको। परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमन पदों के लिए अपेक्षित अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है, चुकी है, या उपस्थित हो रहा है या हो रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, है ना। पात्र तो होगा, लेकिन उसकी कंडीशन यहां पर दे गई है, जहां चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व। जो मेन पेपर होता है ना, जैसे प्री मेन होता है, फिर आपका जो है साक्षात्कार इंटरव्यू होता है, तो ये कह रहे हैं मेन जो परीक्षा होती है ना, यहाँ तो ऐसा कोई केस है ही नहीं, तो इसकी बात इसमें नहीं हो रही है। जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार, तो यहाँ भी ये बात नहीं हो रही है। जहाँ चयन केवल लिखित परीक्षा, वो लिखित परीक्षा यही होती है, या यथास्थिति केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, तो लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व। तो मतलब मेरी बात को समझो कि जैसे मान लो फाइनल ईयर में हो या जो भी है आपका, लेकिन जिस दिन ये एग्जाम होगा ना,
उस एग्ज़ाम से पहले तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब आपका रिजल्ट भले अगर आज पेपर है और कल आपका रिजल्ट आ गया और आप पास हो गए तो आप एलिजिबल हो, सीधी सी बात है। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर एग्जाम की बात की गई है, लिखित परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व वो एलिजिबल है अगर वो पास हो गया, डिग्री उसकी आ गई है तो। समझ गए मेरी बात को? समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा की तिथि से पूर्व तक अर्जित कर लेने का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण भी दे रखा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले होंगे। समझ गए मेरी बात? भाई थर्ड ईयर वाला तो वैसे भी एलिजिबल नहीं है, सीधी सी बात है तो फाइनल ईयर वाले ही। अब फाइनल ईयर में भी किसी का कोई पेपर रह गया वो समस्या, तो वो पेपर से पहले क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य तो आप जानते हो, स्वास्थ्य आपका बढ़िया होना ही चाहिए, है ना। राष्ट्रीयता इससे कोई मतलब नहीं है। अब आता है बच्चों यहाँ पर एज भी इंपॉर्टेंट है। एज में क्या बोला गया है कि आवेदक 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, है ना। मिनिमम आपकी 18 मांगी, लेकिन 1 जनवरी 2025 को, तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F76 कार्मिक का 2 2008 दिनांक 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। समझ गए मेरी बात को? यहां ये कह रहा परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई। अब देखो पिछली बार से तो ये आई रही है, 2 बार आ चुकी है, ये तीसरी बार वैकेंसी आई है, तो जो जिस साल वैकेंसी नहीं आई उसके हिसाब से मतलब अधिकतम 3 साल तक कि उनको छूट दे दी जाएगी। स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए कनिष्ठ अभियंता के पदों पर पूर्व भर्ती में आयु की गणना 1/1/2023 के अनुसार की गई थी। उपरोक्त अनुसार इन विभागों के पदों के लिए समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की और छूट दी जाएगी। इन अलग अलग विभागों की बात है ना, इन स्पेशल विभाग जो इन्होंने बता दिए, जन स्वास्थ्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और स्वास्थ्य शासन विभाग के लिए इनमें 1 साल की और एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। जल संसाधन विभाग, राज्य कृषि विपणन पंचायती राज विभाग के लिए कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भर्ती का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दे दी जाएगी। तो 40 + 3 यानी 43 साल हो गई। समझ गए मेरी बात को? आगे बढ़ते। अब आयु सीमा में छूट के प्रावधान वो जानते हो, आपकी जो जनरल की महिलाएं हैं उनको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी के मामले में 5 साल की छूट दे दी जाएगी। पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन, है ना, तो वो तो आप जानते हो कि आपको वो प्रोसेस करनी है। हाँ, मैं बता दूं कि यदि आवेदक ने OTR शुल्क नहीं जमा किया तो वो जमा करना पड़ेगा। शुल्क के राज्य निर्धारित ई मित्र पर, जन सुविधा केंद्र CSC पर, नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 28/11/2024 से स्टार्ट हो जाएगा और 27/12/2024 को रात्रि 23:59 बजे तक जमा कराया जा सकता है। तो तुरंत अब तो जमा ही कराना जो भी है ना, ताकि भूलने का मामला ही न बने। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 28/11/2024 से दिनांक 27/12/2024 को रात्रि 23:59 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके उपरांत जो लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार कीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है फिर वेबसाइट में दिक्कतें आ जाती है, सर्वर डाउन रहता है, कि ये बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है। परीक्षा का जो आयोजन है वो आपको कैलेंडर जो आया था उसमें बताया गया है, देखो दे गई है कि दिनांक 6 फरवरी 2025 से लेकर के 11 फरवरी 2025 तक अलग अलग आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ अभियंता सिविल कृषि के पदों पर परीक्षा अलग से आयोजित करवाई जाएगी, जिसकी परीक्षा के संबंध में बोर्ड द्वारा यथा समय पृथक से सूचित कर दिया जाएगा, है ना। जो कैलेंडर था उसमें जहां तक मुझे पता है केवल कृषि के लिए दिया हुआ था, सिविल कृषि वाला नहीं दिया था, तो उसके लिए ये बाद में अलग से इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है।
उसके बाद देखो यहाँ पर ये कह रहा है बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अलग अलग शिफ्ट में होता है तो ऑफलाइन पेपर होता है बच्चों ये, ठीक है। प्रवेश पत्र आपके आ जाएंगे, है ना। सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुए आवेदन करना चाहिए। समझ गए मेरी बात को। यहाँ ये पहले ही कह रहे हैं कि जो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है उनको अपनी जो पहले जो नौकरी दे रखी है उनको पहले ही बताना चाहिए, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूरी लिखित में सूचित करना चाहिए कि भाई मैं वहां अप्लाई कर रहा हूं। आवेदन करना चाहिए। आवेदक को पात्रता की जांच दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता विभाग से प्राप्त एनओसी लेनी पड़ेगी। अब वो एनओसी तभी मिलेगी जब आप वहां बता दोगे, तो पहले आप बता देना, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए नियुक्त की अयोग्यता है वो आप जानते हो, अधिक संतानें हो गई, ये हो गया, अभी वो है ना, आप जानते हो। विवाह तो सर अभी हुआ ही नहीं है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आवेदन कैसे करें? आवेदन आप जानते हो कि पूरा जो प्रोसेस होता है इसी तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पर कि देखो समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। फिर डीवी के टाइम पर समस्या आएगी। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म की प्राप्ति के अंतिम दिनांक पश्चात संशोधन करने की अवधि समाप्ति होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा। मतलब आप तो ये ध्यान रखें कि आपको एडिट करने का यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, लिखा हुआ है इसमें वो भी, ठीक है। देखो ये लिखा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आप जानते हो, है ना, वेबसाइट पर जाना है, फोटो आपको अपलोड करना है। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो लगाना है बच्चों, है ना, 1 माह पुराना होना चाहिए एकदम, अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें, मोबाइल से और इनसे मत करें, ठीक है। आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फोटो की जो पृष्ठभूमि है सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, बैकग्राउंड, ठीक है। फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से भैया स्पष्ट दिखनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं आनी चाहिए, फ्लैश नहीं आना चाहिए, फिर आंखें दिखनी चाहिए आपकी। समझ गए मेरी बात को। लिखा हुआ है कि चश्मे के साथ लगा सकते हैं लेकिन उसका फ्लैश नहीं आना चाहिए। आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा, हाँ नहीं, काला चश्मा पहन के खिंचवा रहे हो वो नहीं करना है, ठीक है, फिर हटाई देना उसको। फोटो JPG में होना चाहिए, 3.5 ये आप जानते हो, कर लोगे मैनेज इनको तो, ठीक है। चलिए, फाइल का आकार ये हो ही चुका है ना। अब फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, है ना, वही आप जानते हो, दूसरे का फोटो थोड़ी लगाओगे। अब हस्ताक्षर की भी कहानी बात कर देता हूं कि आवेदक एक सफेद कागज पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा ही किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा, ठीक है। आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात ही अपलोड करें सिग्नेचर को, ठीक है। बाकी आप जानते हो इनका पिक्सल साइज क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब विशेष टिप्पणी जो है वो तो आप जानते हो कि वहाँ पर सारा जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र जो भी है, आप ऑब्जेक्शन जो डालते हो, संशोधन की प्रक्रिया, है ना। देखो, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति 14/7/23 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के पिता के नाम परिवर्तन करा तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार जनाधार में परिवर्तन करवाना होगा। तत्पश्चात OTR, मतलब वहीं पर नाम में इनमें मिस्टेक किस में होती है भाई, मान लो मार्कशीट में नहीं मिल रहा है, इसमें अलग है, आधार में अलग है, मार्कशीट में अलग है, तो आधार कार्ड के हिसाब से फेच कर लेगा। तो आपको पहले आधार में सही कराना है, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, वो यही कह रहा है, ठीक है। शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्न प्रकार कर सकता है, ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने प्रोसेस पूरा, ठीक है। लेकिन आप इसका रिस्क न लें, सीधी सी बात है ना, इस तरीके का रिस्क आप कभी ना लें, आप तो एकदम प्रॉपर तरीके से फॉर्म को फिल करें, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहृत करने की प्रक्रिया, इसको भी छोड़िए, ठीक है। श्रुति लेखन की सुविधा हो गई, प्रावधान हो गया, है ना, इसमें सिलेबस भी दिया है, ये आरक्षण हो गया। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सामाजिक न्याय और अधिकारी विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश के अनुसार इस तरीके से दिया हुआ है सारा, है ना, इसको आप पढ़ ही लेना पूरा सा अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बच्चों। और गलत सूचना के आप जानते हो कि फिर क्या होगा, है ना, वैसे ही बहुत चल रहा है,
अब ये इसका पैटर्न है बच्चों कि भाग ए और भाग बी 2 पार्ट होते हैं, 2 घंटे का होता है, 120 नंबर का होता है, 40 आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं और 80 जो हैं आपके टेक्निकल के आते हैं। ठीक है, तो वो सभी ब्रांचेस का यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी मेंशन कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सब पता है। ये राजस्थान जीके आपका हो गया, ठीक है, ये सिविल का हो गया इसमें सबसे पहले, है ना। तो इस तरीके से सबका सिलेबस भी दिया हुआ है, नोटिफिकेशन वो आपने देख लिया है बच्चों, ठीक है। बाकी तो मिलते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आपके पास 2-2.5 महीने बचे हैं, तैयारी तो आप पहले से ही कर रहे होंगे और निम्बस लर्निंग पहले से ही आपकी तैयारी के लिए जुड़ा हुआ भी है, लेकिन अब नोटिफिकेशन आने के बाद थोड़ी सी और हम लोगों को कमर कसनी पड़ेगी और अब और अच्छे से जोर शोर से लगना पड़ेगा, ठीक है। सो बच्चों बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने फ्यूचर की तैयारी और फॉर्म को अच्छे से फिलअप करिए। कोई भी मौका मत दीजिए कि भाई मुझे एडिट करना पड़े, ठीक है। आपको सारी बातें मैंने बता दी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.